गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी है। यह फैसला कोरोना संकट के चलते किया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार आदि में अधिक खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब विधानसभा के उम्मीदवार 28 के बजाय 30,80,000 रुपये और लोकसभा के उम्मीदवार 70 की जगह 77 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। यूँ भी बढ़ती महंगाई और चुनाव प्रचार में संसाधनों की आवश्यकता के मद्देनज़र समय समय पर चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई जाती रहती है। पिछली बार यह सीमा 6 साल पहले बढ़ाई गई थी। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार के चुनाव प्रचार आदि में आने वाले सभी तरह के खर्चों का आकलन करने के बाद ही खर्च की सीमा तय करता है। अगर कोई उम्मीदवार सही तरीके से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए यह खर्च सीमा पर्याप्त मानी जा सकती है, मगर बड़े दलों के नेता प्रायः इस नियम का उल्लंघन करते देखे जाते हैं। उनके खिलाफ विपक्षी दल शिकायत भी दर्ज कराते हैं, पर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग पाती। इसलिए कैसे तय चुनाव खर्च की सीमा का पालन सुनिश्चित हो, इस पर भी विचार जरूरी है। चुनाव खर्च में पारदर्शिता की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। निर्वाचन आयोग की सख्त निगरानी के बावजूद ज़्यादातर उम्मीदवार तय सीमा से ऊपर खर्च करते देखे जाते हैं। दरअसल अब चुनावों में धन बल का प्रदर्शन खुलेआम होने लगा है। चुनाव खर्च के लिए पार्टियां और उनके उम्मीदवार चंदा जुटाने के लिए व्यापक अभियान चलाते हैं। फिर पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना ज़्यादा बेहतर समझने लगी हैं जिनके पास चुनावों में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। इसलिए चुनावों में न सिर्फ पोस्टर, बैनर, बड़े बड़े कटआउट, संचार माध्यमों में युद्ध स्तर पर विज्ञापन आदि देने की होड़ देखी जाती है, बल्कि मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए गुप्त रूप से काफ़ी धन खर्च करने की शिकायतें भी आम हैं। शराब, साड़ी, गहने, नकदी, बर्तन आदि बांटने का चलन सा हो गया है। चूँकि यह सब गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए निर्वाचन आयोग उन खर्चों को उम्मीदवार के खर्च में नहीं गिन पाता। फिर चुनाव रैलियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े मंचों आदि पर होने वाले खर्च का बहुत सारा हिस्सा उम्मीदवार पार्टी फंड में दिखा देते हैं। चूँकि चुनाव खर्च उम्मीदवारों के लिए तय है, पार्टियों के लिए नहीं, इसलिए बहुत सारे बड़े खर्चे निर्वाचन आयोग के हिसाब से बाहर ही रहते हैं। चुनाव खर्च को नियंत्रित करने की ज़रूरत इसलिए भी महसूस की जाती रही है कि चुनाव काले धन को छिपाने का एक बड़ा जरिया बनते गए हैं। हालांकि चंदे के लेन देन को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। चंदे की सीमा भी
तय की गई है। पर हकीकत यही है कि अनेक कारोबारी बड़ी पार्टियों को चंदे के नाम पर अपना काला धन ही उपलब्ध कराते हैं। इस तरह बड़े दल तो धन बल के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाकर मतदाता को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं, पर छोटे दल और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे लोग चुनाव खर्च के इस घटाटोप में कहीं नज़र ही नहीं आते। इस तरह लोकतंत्र का असली मकसद भी प्रभावित होता है। इसलिए यह ज़रूरत अब भी बनी हुई है कि निर्वाचन आयोग न सिर्फ चुनाव खर्च की तय सीमा का पालन कराने के उपाय करे, बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाने का साहस दिखाए। संसद में 3 कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि न केवल उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया गया, बल्कि जो कृषि विधेयक पारित कराए गए हैं उनके अमल में आने के बाद कृषि क्षेत्र पर कारपोरेटों का कब्जा हो जाएगा और किसान लाचारी की हालत में आ जाएंगे। इस मसले पर सबसे ज़्यादा मुखर विरोध पंजाब और हरियाणा में दिखा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह किसानों का अहित नहीं होने देगी। शायद यही वजह है कि अब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि विधेयकों के बरक्स राज्य विधानसभा में 3 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को विधानसभा में भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों का समर्थन मिला और वे पारित हो गए। जाहिर है पंजाब सरकार इन विधेयकों के जरिए किसानों का हित सुनिश्चित करने का दावा कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी संसद में पारित विधेयकों को कृषि क्षेत्र के हित में होने का दावा किया है। सवाल है कि अगर केंद्रीय कानूनों में किसानों का हित सुनिश्चित किया गया है तो किसानों को इसके विरोध में आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फिर जिन सवालों पर किसानों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई, पंजाब में राज्य स्तर पर पारित विधेयकों में क्या उन आशंकाओं को दूर किया गया है? विडंबना यह है कि पिछले कई दशकों से खेती लगातार घाटे का सौदा होती गई है और सरकार की नीतियां मुख्यतः बाजार केंद्रित होती गई हैं। कृषि क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के समूचे मसले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल सबसे अहम रहा है, लेकिन खेती किसानी और बाजार के समूचे तंत्र में यह पहलू व्यवहार में कितना कारगर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यों केंद्र सरकार अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रही है, लेकिन नए केंद्रीय कानूनों में जिस तरह फसलों की खरीद को मंडियों पर निर्भरता से मुक्त कराने का दावा किया गया है, उसमें नई व्यवस्था किसानों के लिए कितनी सहायक होगी कहा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में पारित विधेयकों के जरिए उन केंद्रीय कानूनों को बेअसर किया जा सकेगा जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस विधेयकों के जरिए किसानों को यह भरोसा
दिया गया है कि पंजाब में अब अगर गेहूं या धान की बिक्री या खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर की गई तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। स्टॉप।